यार मैं 10 सालों से एक एंड्रॉइड यूजर हूँ, लेकिन फाइनली आईफोन 15 के ऊपर स्विच किया हूँ और देखने वालों की एग्जैक्टली में इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक एंड्रॉइड फोन के यूजर के पर्सपेक्टिव से कैसा रहता है। क्योंकि अक्सर हम आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड की बहुत बात करते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। अब देखो यार, आईफोन 15 के ऊपर जाने का सबसे बड़ा रीजन तो ये था यार, भाई टाइप सी पोर्ट आ गया। और टाइप सी पोर्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि अब चार्जिंग के लिए अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा, और एक चार्जर से जो हम एंड्रॉइड के लिए यूज कर रहे थे यार, वही चार्जर केबल हम इससे भी तो चार्ज कर सकते हैं। और ये काम एप्पल ने अच्छा किया कि कम से कम कोई स्पेसिफिक केबल तो नहीं दे रहा है मार्केट में, जैसा पहले रूमर चल रहा था। यार मेरे पास काफी सारे एंड्रॉइड फोन्स की केबल्स पड़ी थी, उनसे मैंने चार्ज किया, अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा था। खैर ये वन ऑफ द मेजर रीजन था आईफोन 15 के ऊपर जाने का, क्योंकि टाइप सी पोर्ट से ये चीज काफी ज्यादा बेटर हो गई थी। लेकिन जब मैं आईफोन लेने का सोच रहा था तो काफी सारे ऑप्शंस थे, 15 लो, 15 प्लस लो, प्रो लो कि प्रो मैक्स लो। शुरुआत में सोचा क्यों ना प्रो मैक्स लेते, A17 प्रो बायोनिक देखने को मिलेगी। लेकिन फिर पता चलता है कि यार उस फोन के अंदर आपको अभी भी कुछ लोगों को हीटिंग इश्यूज अभी भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली एप्पल ने जो टाइटेनियम फ्रेम डाली है उस कारण से जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो रही है, और अब जो सॉफ्टवेयर अपडेट निकाला है उससे थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम करके हीट को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ सर्टेन एप्स के अंदर लोगों को हीटिंग महसूस हुई है। ऊपर से ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज भी लोगों को देखने को मिले, क्योंकि पीछे ग्लास है और ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास कैन ब्रेक, यानी कि जो पीछे का कांच है वो बहुत आसानी से टूट रहा था। प्रो वाले वर्जन का नहीं, प्रो मैक्स वाले वर्जन का पीछे से टूटा था। तो लगा यार जब इतना महंगा फोन ले रहे हैं तो सारी चीजें परफेक्ट नहीं मिल रही, तो फिर फायदा क्या होगा। इसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे देखा और वहां पे समझ में आया कि आईफोन 15 प्लस हो सकता है, क्योंकि 15 प्लस की बैटरी लाइफ है ना, वो मुझे बहुत अच्छी मिली है। यहाँ तक कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आईफोन 15 प्लस जब से मैंने यूज किया मेरे को लग रहा है कि एंड्रॉइड फोन कहाँ पर है, क्योंकि लिटरली इस फोन की बैटरी लाइफ जो है वो मेरी 2 दिन तक चल रही है। आम तौर पे एंड्रॉइड के अंदर भी फोन आते जो 2 दिन तक चला देते, 6000 mAh बैटरी, 7000 mAh बैटरी वाले फोन से अच्छा है। लेकिन फ्लैगशिप में अभी भी एंड्रॉइड की बैटरी एक ही दिन चलती है, लेकिन उस केस में ये फोन की बैटरी बहुत अच्छी लगी। चलो एक काम एप्पल ने अच्छा किया कि यहाँ पे बड़ी बैटरी दे दी, और आईफोन 15 प्लस भले ही 1 साल पुराने प्रोसेसर के साथ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल फोन देखा तो स्टेबल है और इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इस समय कोई लेना चाहे तो उसके लिए काफी अच्छी डील है। और मेरे को लगा कि आईफोन 15 की लाइनअप पे सबसे अच्छी डील शायद आईफोन 15 प्लस है, तो इसके ऊपर ही। हालांकि जब मैंने आईफोन 15 के अंदर अभी सिम कार्ड डाला, ई सिम वगैरह सेटअप करी, सारी चीजें करी, तो बैटरी लाइफ तो ऑब्वियसली अच्छी हुई है। लेकिन एक चीज जो मेरे को अंदर से लगी यार आईफोन इतना स्लो चार्ज क्यों होता है। मतलब 20 वॉट की चार्जिंग आज के समय में इतनी स्लो लगती है कि यार अगर मैं 25 वॉट की चार्जिंग देखूं, जिससे मैं तो ये फोल्ड 5 भी है मेरे पास, ये जब मैं चार्ज करता हूँ ना तो ये फोन ज्यादा जल्दी चार्ज हो रहा है। अब एक बात बताओ यार, क्या मतलब है? मतलब अगर इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम लोग तो हमें फास्ट चार्जिंग का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अब देखो काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा यही आता है कि बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है, बैटरी हेल्थ। हालांकि वो भी डेफिनेटली एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 20 वॉट से बढ़ा के 25 या 30 वॉट या 33-35 वॉट तक भी ले जाए, 40 वॉट से अगर कम रखे ना, तब भी हम वैसे ही बैटरी हेल्थ मैनेज कर सकते हैं। और अब तो iOS पे फीचर भी कि आप सेट कर सकते हो कि 80% तक बैटरी चार्ज होगी और उसके बाद आपकी जो बैटरी होगी वो चार्जिंग होना बंद कर देगी। तो ऐसे कुछ फीचर एप्पल ने डेवलप करे तो उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो चार्जिंग में मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे सच में यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और अगली जो चीज मेरे को लगती है वो लगती है इसके कैमरास के अंदर। हालांकि कैमरास में बात बता देना चाहूंगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे आता ना, उस प्राइस पॉइंट पे आपको बेहतरीन जूम लेंसेज देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड पे। और अगर आप जूम लेंसेज की बात करते हैं तो जूम लेंसेज का एक फायदा होता है, अगर आपको 2x में पोर्ट्रेट फोटो खींचनी है, उसके लिए जो डेडिकेटेड 2x पोर्ट्रेट लेंस होता है ना, उसमें जो इफेक्ट आता है ना, जो पर्सपेक्टिव होता है, वो कमाल का होता है। चाहे हम सैमसंग में बात कर ले, वीवो में, शाओमी में, वन प्लस में, आईकू में, सबके अंदर एडिशनल लेंसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस कारण से बेटर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मिल सकता है। आईफोन के अंदर टेलीफोटो जूम लेंस मिसिंग कर दिए इन्होंने, और यहाँ पर ये लोग अपने इवेंट पे बोले थे ना कि यहाँ पे 35mm या 50mm के लेंस को मिमिक कर सकता है। बेसिकली 35, 24 या 50mm जो भी बोल रहे थे, बेसिकली वो डिजिटल जूम ही था। यहाँ पे बेसिकली 14 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसका यूज करके लोग डिजिटली जूम कर सकते हैं और 2x वाला इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 14 मेगापिक्सल के कैमरा में एक अच्छा काम किया कि 24 MP में भी फोटो ले सकता है, जो काफी ज्यादा शार्प होती है, और 12 मेगापिक्सल में भी ले सकता है। और इवन देखा तो डायनामिक रेंज भी मेरे को इस पर काफी अच्छी लगी। मैंने आईफोन 14 प्रो को भी एक बार देखा था और उसके अंदर मेरे को डायनामिक रेंज इतनी पसंद नहीं आई थी, और एक बात से सरप्राइज हो गया,
कुछ केसेस के अंदर इसका कैमरा आईफोन 14 प्रो के कैमरा से बेटर हो रहा है। यार ये सरप्राइजिंग चीज लगी, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक जो चीज जहाँ पे मात खाया ना, वो तो है यार इसका सीधी बात है कि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस नहीं है। मतलब टेलीफोटो लेंस होता है ना इसमें, तो यार काफी ज्यादा मजा आ जाता। खैर टेलीफोटो लेंस की बात अगर जाने दे तो फोन के साथ एक चीज होती है, वो होती है इसका डिस्प्ले अभी भी 60 हर्ट्ज का ही है। और 60 हर्ट्ज में देखा जाए तो रिजोल्यूशन, ब्राइटनेस, कलर, सारी चीजें बहुत अच्छी और परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। कंटेंट जब आप कंज्यूम करेंगे डॉल्बी विजन HDR के अंदर, मजा आ जाएगा। कंटेंट की क्वालिटी, ब्राइटनेस की क्वालिटी डिस्प्ले की काफी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन वही घूम फिर के बात आती है 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे। आमतौर पे लोगों को कहना है कि 60 हर्ट्ज पे लोग यहाँ पे फील नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं इतने सारे फोन्स को यूज करता हूँ तो एक डिफरेंस पता लग जाता है। जब आप 120 हर्ट्ज से सीधे 60 हर्ट्ज पे आते हो तो आप बता सकते हो कि हाँ यार ये फोन 60 हर्ट्ज पे चल रहा है। एनिमेशंस जो वो शायद इतने स्मूथ लगते नहीं है। और एप्पल को ना यहाँ पे सीरियसली काम करना चाहिए और यहाँ पर भी अपने इस डिस्प्ले के अंदर भी 120 हर्ट्ज को देना चाहिए। सुनने में आया कि इस आईफोन 16 के अंदर ये लोग अपने 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले को लेकर आएंगे। लेकिन देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले वहाँ पे किस तरीके से काम करता है, क्या LTPO होता है कि नहीं होता, क्या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेगुलर मॉडल्स में आता है कि नहीं आता, ये कुछ देखने वाली बात है। क्योंकि अभी भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता और 120 हर्ट्ज की जो कमी रहती है ना, वो लिटरली मेरे को यहाँ पे फील होती है। इसके साथ ही बात करें तो परफॉर्मेंस वाली चीज मुझे कोई कमी ऐसी नहीं लगी और A16 बायोनिक चिप काफी अच्छी है और मेरे को लगता है कि एप्पल वाले A16 बायोनिक के साथ आईफोन 15 को भी लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते रहेंगे। और ऊपर से एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे मेरे को कोई भी हीटिंग देखने को नहीं मिली, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। जहाँ पे आईफोन 15 प्रो अपनी हीटिंग के कारण थोड़ी सी हो गई यहाँ पे डाउन, वहाँ पे आईफोन 15 और 15 प्लस पे चीज देखने को नहीं है। इसके साथ ही पीछे जो फ्रॉस्टेड ग्लास है वो आपको काफी सही देखने को मिलता है, उसका लुक एंड फिनिश काफी अच्छी है। लेकिन एक बात है कि हल्का सा जो कलर होता है ना, काफी ज्यादा डल लगता है और काफी सारे लोगों का कहना था कि यार इसके जो पीछे के कलर्स है ना, वो इतने खास यहाँ पर लगे नहीं। इसके साथ ही बात की जाए तो अराउंड 200 ग्राम्स इसका वेट है, थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन अर्गोनॉमिक्स इसके काफी सही लगे मेरे को, एक हाथ से यूज करने में भी सही है। आईफोन 15 प्लस को लेने का मेन रीजन ये था कि मेरे को एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए था और एक बड़ी बैटरी चाहिए थी, इसलिए आईफोन 15 पर नहीं गया, क्योंकि आईफोन 15 प्लस में एक बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, तो मेरे लिए एक बड़ा डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी थी। हार्डवेयर से आगे बढ़ के अगर इसके iOS के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो iOS का एक्सपीरियंस काफी सही था। अगर आप एंड्रॉइड से iOS आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना सारा डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा और एप्पल ने काफी इजी कर लिया है। आप अपने व्हाट्सएप चैट वगैरह को बहुत आसानी से आप पे ट्रांसफर कर सकते हैं और जो डेटा ट्रांसफर के लिए मूव टू iOS ऐप है वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन 2 से 3 घंटे मेरे को लगे थे सारा का सारा डेटा एंड्रॉइड से आईफोन के अंदर डालने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आईफोन से एंड्रॉइड के अंदर सारा डेटा डालने में कितना टाइम लगता है। और एक बात आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे iOS का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, लेकिन iOS के बारे में कुछ एक दो बातें जो शायद आप लोग का जानना जरूरी है अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो। सबसे पहली चीज, बैक जेस्चर जो रहता है ना, वो आईफोन में लेफ्ट साइड से ही काम करता है, जो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ऑकवर्ड सा लगा। मतलब थोड़ा सा उसे टेस्ट करने में मेरे को अभी भी दिक्कत आती है यूज करने में कभी कभी, लेकिन जो बैक जेस्चर होता है वो एंड्रॉइड के अंदर थोड़ा बेटर इंप्लीमेंटेशन है एज कम्पेयर टू iOS। और iOS में एक बात यहाँ पे लगी कि फीचर्स वगैरह काफी सारी चीजें लोग देते हैं और काफी सारी चीजें एंड्रॉइड से भी उठा के लिया। लेकिन iOS में एक बात लगती है कि कई बार आपको आईफोन के हिसाब से खुद एडजस्ट करना पड़ता है। एंड्रॉइड में आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और जो एंड्रॉइड फोन रहता है आप उस फोन को अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हो। ये सबसे बड़ी ताकत है। मतलब आप एक एंड्रॉइड फोन को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, उसका लुक एंड फील वैसे ही दे सकते हो जैसा आप चाहते हो। आइकन पैक तक A to Z चीजें उसके अंदर चेंज की जा सकती है। ये सबसे बड़ी ताकत है एंड्रॉइड की। iOS में क्या है कि कई बार कुछ चीजें एप्पल ने जैसी दे दी वैसी ही है, अब आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एक चीज है। लेकिन अब आपको अगर एडजस्ट कर रहे हो तो आपको बदले में एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, तो वो मिल रहा है। काफी अच्छी सिक्योरिटी और प्राइवेसी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। हालांकि 100% प्राइवेट तो ये लोग भी नहीं है, लेकिन फिर भी एंड्रॉइड के कंपैरिजन में सिक्योरिटी थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिल सकती है। उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जो सोशल मीडिया एप्स है वो काफी अच्छे तरीके से काम करती है। इवन जो X ऐप है उसके अंदर आपको काफी सारे दूसरे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको आमतौर पे एंड्रॉइड ऐप के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन इंस्टाग्राम की ऐप देख ले, इवन कुछ गूगल की भी ऐप्स देख ले, वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे iOS के अंदर काम करती है। तो सोशल मीडिया एप्स और कुछ एप्स जो है वो यहाँ पे बेटर परफॉर्म तो यहाँ पे कर रही थी। इसके साथ एक बात बता सकता हूँ कि जो सीरी है यार वो मुझे इतना पसंद है तो उसे मैंने डिसेबल कर रखा है। और घूम फिर के देखा तो जो गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट होता है, जो गूगल असिस्टेंट है, ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर है और उसके अंदर जो वॉइस सर्च है ना
उसका जो इंडियन एक्सेंट के साथ जो पिकअप होता है ना, वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो घूम फिर के बात करूंगा कि सीरी में अभी भी काम करने की जरूरत है और उससे बेटर आपको गूगल असिस्टेंट वगैरह देखने को मिल सकता है, तो गूगल की ऐप वगैरह डाल लीजिए। एक्सपीरियंस ओवरऑल काफी अच्छा था, लेकिन यही बोलना चाहूंगा कि आईफोन की कीमत थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा लगी मेरे को। इवन ये फोन जो इंडिया में बन रहा है ना, तब भी कीमत काफी ज्यादा है। मतलब एप्पल इंडिया में आईफोन 15 और 15 प्लस दोनों मॉडल्स को बना रही है, लेकिन बात उन्होंने ये रखी कि पिछले साल की जो प्राइसिंग थी ना वही मैच करी, उससे कम लेकर नहीं गए। अगर थोड़ी कम कर देते ना प्राइसिंग तो काफी अच्छा लगता। और ये भी बोल सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में अगर एक कभी सेल ऑफर वगैरह में आता है और काफी अच्छी डील मिलती है, तो हाँ आप लोग इस फोन को ऊपर ले जाने का सोच सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भले ही ये लोग आईफोन को इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन इस फोन में अभी भी नाविक का सपोर्ट नहीं है। जो नाविक का सपोर्ट है ना, वो अभी भी प्रो मैक्स मॉडल में, और जो प्रो मैक्स मॉडल है वो चाइना में बनते हैं। कम से कम कुछ ऐसा करते हैं एप्पल की जो आईफोन इंडिया में बन रहा है, इंडिया में असेंबली वगैरह हो रही है, इनके अंदर भी अगर आपको नाविक का सपोर्ट देखने को मिले तो क्या बात होगी। ये कुछ चीजें जहाँ पे एप्पल यहाँ पे सुधार सकता है और काम कर सकता है। देखते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से नाविक इनेबल होता है कि नहीं होता। ओवरऑल बात की जाए तो एक हफ्ते तक मैंने इसे यूज किया यहाँ पे, तो ये कुछ इंप्रेशंस वगैरह थे। कुछ शॉर्ट टाइम तक यूज करेंगे, कैमरास वगैरह को टेस्ट करेंगे, और हाँ आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉइड वर्सेस iOS का भी एक वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि एंड्रॉइड यूजर के पर्सपेक्टिव में iOS का यहाँ पे क्या हाल है। आप लोग को आईफोन के अंदर क्या चीज पसंद आती है, क्या चीज नहीं आती, बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप लोग। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप सुनते हो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।